डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकंड ईयर की इनकम टैक्स की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सत्र 2021-22 की इनकम टैक्स सब्जेक्ट की हमारी सेकंड वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। कल के वीडियो में 14 जुलाई 2021 के वीडियो में हम लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगा करता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में आयकर अधिनियम, आयकर नियम, वित्त बिल, नोटिफिकेशन और कुछ जजमेंट्स के बारे में आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम लोगों ने परिभाषाओं में चालू किया था। हमने पहली परिभाषा ली थी करदाता की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को एटलीस्ट 5 चीज़ें लिखनी होगी डेफिनेशन में। पहली थी ऐसा व्यक्ति जो कि आयकर चुकाने के लिए दायी हो या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो। और तीसरा पॉइंट जो हमें याद करना है कि जो कि करदाता में शामिल किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट, जिसके लिए कोई कार्यवाही विचाराधीन हो। या अगला पॉइंट हमारे पास है ऐसा व्यक्ति जिसे करदाता मान लिया गया हो। और अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है ऐसा व्यक्ति जो किसी गलती के कारण करदाता मान लिया गया हो। अब हम लोग आज की क्लास में अगली परिभाषा की बात करेंगे। सेक्शन 2(31) व्यक्ति की परिभाषा, पर्सन की परिभाषा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 7 पॉइंट्स लिए गए हैं, 7 व्यक्तियों को कैटेगराइज किया गया है। आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा, शॉर्ट नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और प्लस पूरी इनकम टैक्स को समझने के लिए आपको इन 7 कैटेगरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है एक व्यष्टि, एक इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल, जिसका मतलब है एक नेचुरल पर्सन से, जैसे आप लोग हैं, मैं हूँ, मेल, फीमेल, नेचुरल व्यक्ति जितने भी होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अगर उसका भी पैन कार्ड बनाया गया है तो वो इसी कैटेगरी में कवर होगा। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सभी इसी कैटेगरी में कवर होने हैं। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी अगर आप देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक रूप से किसी व्यवसाय को कर रहा है, पैतृक व्यवसाय को कर रहा है या पैतृक गिफ्ट के द्वारा HUF का क्रिएशन किया गया है। तो जो सामूहिक परिवार यहाँ काम करेगा बिजनेस के लिए, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। परंतु इस बात थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जॉइंट फैमिली को एग्जैक्टली आप हिंदू अविभाजित परिवार नहीं माने। संयुक्त परिवार का सिंपल सा मीनिंग जो आप लोग जानते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, सिस्टर, ब्रदर, अंकल वगैरह जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी रहते हैं, वो संयुक्त परिवार में होते हैं। यहाँ जब हिंदू अविभाजित परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल का पैतृक, इंडिविजुअल के जो पारिवारिक मेंबर हैं उनका पैतृक व्यवसाय या गिफ्ट डीड के द्वारा अगर HUF का क्रिएशन किया गया है तो उसमें 1-2 पर्सन परिवार के यदि अगर हैं तो उसे हिंदू अविभाजित परिवार मान लिया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट नंबर आता है कंपनी। एक कंपनी जो कि आप लोग जानते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हो या उसे कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया गया हो, वो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, वो इसमें कवर हो जाएगी। इसके बाद आप चौथे नंबर को देखें, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, जो आप लोग 11th-12th में पढ़ के भी आए हैं। साझेदारी फर्म क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को साझेदारी संलेख बनाकर करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। यदि उनके बीच में किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक समझौता हुआ है तो उसे आप पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में रखेंगे। 5वें नंबर पे हमारे पास आता है व्यक्तियों का समुदाय या व्यष्टियों का संघ, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पहले समझ लें
कि यदि 4 व्यक्ति मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, न वो पार्टनरशिप का फर्म में पार्टनरशिप कर रहे हैं, न वो कंपनी की परिभाषा में गए हैं, न ही वो पारिवारिक सदस्य हैं, तो यदि वो 4 व्यक्ति बिना लिखित समझौते के कोई कार्य कर रहे हैं जिसका कोई पंजीकरण नहीं हुआ है, तो इस दशा में उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यष्टियों का संघ कहा जाएगा। यहीं पे यदि हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें, पर्सन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें 7 व्यक्ति अलग अलग कवर होते हैं। इन 7 व्यक्तियों में यदि 2 या 3 व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करें तो अगेन वही कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो ऊपर की 2, 3, 4 कैटेगरी में नहीं कवर हो रहे हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद में 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी। स्थानीय सत्ता का तात्पर्य है जितने भी नगर निगम बने हुए हैं, उदयपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, या नगर पालिका हो गई, या यूआईटी हो गई, तो उसके वो जो नगर निगम वगैरह हैं वो सभी इस 6th कैटेगरी में स्थानीय सत्ता में कवर होंगे। इसके बाद में जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के, या क्लब बने हुए हैं, या यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, वो अंतिम कैटेगरी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। क्लब के लिए मैं यहाँ बता दूं कि वो व्यक्तियों का समुदाय भी माना जा सकता है, और अगर उनका पंजीकरण दूसरी कैटेगरी में करवाया जाए तो कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी माना जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इन 7 कैटेगरी को याद कर लें। एक व्यष्टि, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या व्यष्टियों का संघ, स्थानीय सत्ता, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, इन 7 को आप अच्छे से याद कर लें। चलिए चलते हैं अगली परिभाषा पर। अगली परिभाषा जो हम आज सीखने वाले हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष। और कर निर्धारण वर्ष से हमारा तात्पर्य है 12 माह की ऐसी अवधि जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने लिखा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग अगर अगली परिभाषा पे चलें तो असेसमेंट ईयर, जो हमने कर निर्धारण वर्ष ठीक पहले पढ़ा, उसका ठीक पहले का वर्ष फाइनेंशियल ईयर, गत वर्ष कहलाता है, सेक्शन 3। तो परिभाषा क्या दी गई है सेक्शन 3 में? कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष अगर आपका 2021-22 है तो इससे ठीक पहले का जो साल होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, और ये बात याद रखिए कि यह जो अवधि है गत वर्ष की वो 12 महीने या 12 महीने से कम की हो सकती है, पॉसिबल है। गत वर्ष का एक सामान्य नियम है जो हमें याद करना होगा। ये नियम है सामान्यतया गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में चुकाया जाता है। अर्थात अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण लें कि 19-20 की जो इनकम थी उसका टैक्स 20-21 में चुकाया गया होगा, इसी प्रकार से 20-21 की जो आय होगी उस पर टैक्स आपको 21-22 में चुकाना होगा। तो ये थी गत वर्ष की परिभाषा। लेकिन ये जो सामान्य नियम है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अब कवर करने वाले। वो पॉइंट है गत वर्ष के सामान्य नियम के अपवाद। डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उसको हमें किताब से थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि गत वर्ष और गत वर्ष के अपवाद सामान्यतया एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गत वर्ष के अपवाद क्या हैं
आपके सामने है स्क्रीन पर। इन 5 दशाओं में गत वर्ष की आय पर कर गत वर्ष में ही लग जाता है। ध्यान से समझेंगे, जो वर्ष पे इनकम कमाई जा रही है उसी वर्ष में कर चुकाना होता है। जबकि यदि हम इससे पीछे वाली स्लाइड की बात करें तो हमने सीखा कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में चुकाया जाता है। मीन्स 19-20 की आय पर कर 20-21 में चुकाना होगा। लेकिन ये जो मैं अपवाद आपको बताने जा रहा हूँ, यदि 2020-21 की आय है तो 2020-21 में ही कर चुकाना होगा। ये 5 अपवाद हैं। अनिवासी नॉन रेजिडेंट की समुद्री जहाज से होने वाली आय, धारा 172 के तहत। फॉरेन शिप्स, जो अनिवासी एनआरआई उस फॉरेन शिप पे काम करते हैं, फ्रेट रिसीव करते हैं फॉरेन शिप पे, माल को इधर उधर ले जाने का, भारत के बाहर ले जाने का, तो क्योंकि वो जहाज भारत छोड़कर जा रहा होता है तो नेक्स्ट ईयर का नियम इसमें नहीं लगता। जिस समय पे वो जहाज भारत छोड़कर जा रहा है उसी समय पर उस एनआरआई को टैक्स देकर जाना होता है। स्थायी तौर पर भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, यदि कोई व्यक्ति आज, जैसे 15 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज 15 जुलाई 2021 को कोई परमानेंटली इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक की उसकी जितनी भी आय होगी उस पर कर उसको अभी दे के जाना होगा। सामान्य नियम यहाँ नहीं लगेगा। इसके बाद विद्यार्थियों, हमें नेक्स्ट पॉइंट हमें याद करना है, वो है किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिए बनाया गया संघ। यदि कोई आपने शॉर्ट टर्म पर्पस से कोई संघ बनाया है और 5-6 महीने 3-4 महीने में वो समाप्त हो जाएगा, उसका कार्य समाप्त होने के बाद उस अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो इस दशा में भी सामान्य नियम नहीं लगता। आपको गत वर्ष की आय का पर कर गत वर्ष में ही देना होगा। सेक्शन 174A। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई व्यक्ति धारा 175 में टैक्स बचाने के उद्देश्य से संपत्ति अपने किसी रिलेटिव को या नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर कर देता है, इनकम उधर आगे ट्रांसफर कर देता है और उसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पाता है कि इस व्यक्ति ने टैक्स की चोरी की है, तो इस दशा में उसे गत वर्ष में ही टैक्स देना होगा। यदि कोई व्यक्ति व्यापार बंद कर दे तो इस दशा में भी नेक्स्ट ईयर तक का इंतजार नहीं किया जाता, गत वर्ष में ही उसे टैक्स देना होता है, धारा 176 के अनुसार। तो साथियों, ये थे 2-3 इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो हमने आज की इसमें कवर की है। तो आज हमने कवर की परिभाषा सबसे पहले व्यक्ति की, जिसमें 7 व्यक्ति शामिल होते हैं। फिर हमने परिभाषा कवर की कर निर्धारण वर्ष सेक्शन 29 के तहत और गत वर्ष के अपवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। हम लोग इनकम टैक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं एवं इंट्रोडक्शन का। आज के वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।